मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक के सारे पेजेस भेज दिए थे। अब मैं आपको कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको डिटेल्स में समझाती हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पदार्थ क्या होते हैं। तो इस धरती पे या इस संसार में जो जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब किससे बनी हुई हैं? पदार्थ से। तो हम पदार्थ की परिभाषा जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहली है स्थान घेरना यानी कि आयतन, और दूसरी है पदार्थ का अस्तित्व यानी कि द्रव्यमान। जैसे मैंने ये पेन रखा तो इसमें क्या हुआ, ये जो पेन है वो एक स्थान को घेरती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ ऐसी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है और साथ में ही आयतन भी होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप पे। तो वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूपों में बांटा है, लेकिन हम अपने 9th क्लास में पदार्थ के भौतिक स्वरूप को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के दो भौतिक स्वरूप हैं, पहला कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और दूसरा है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब हमें तीसरा टॉपिक पढ़ना है कि पदार्थ के गुणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, ठीक। तो पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम ये समझें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो एक क्रियाकलाप से हम समझेंगे, जैसे कि अगर हम पानी में चीनी को मिलाते हैं तो क्या होता है, क्या पानी में चीनी को मिलाने से पानी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है? नहीं, पानी और चीनी आपस में मिलकर एक क्या बना लेते हैं? विलयन बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब हमें पढ़ना है टॉपिक पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिटेल में ठोस के बारे में। तो ठोस क्या होती है? ठोस का आकार एवं आकृति निश्चित होती है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, संपीड़ितता इसकी नगण्य होती है और ठोस दृढ़ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ठोस का आकार एवं आकृति निश्चित होती है। जैसे अगर हम एक ईंट का एग्जाम्पल लें, अगर हम ईंट को ज़मीन पे रखते हैं तो भी उसकी आकृति वैसी बनी रहेगी, और अगर हम ईंट को किसी थाली में रख देते हैं तो भी उसकी आकृति निश्चित रहेगी, ठीक है। और इसका आयतन भी जो है वो निश्चित रहेगा, चाहे जिस भी सतह पे या जिस भी बर्तन में हम इसको रखते हैं इसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। तीसरा आता है संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ितता का मतलब अगर हम किसी चीज़ को पुश करें तो वो दबती है, तो ठोस जो होते हैं उसको अगर हम कोई दबाव डालते हैं तो वो दबते नहीं हैं, इसलिए कहा जाता है कि ठोस की संपीड़ितता जो होती है वो नगण्य होती है। और चौथा है ठोस दृढ़ होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं द्रव के बारे में। द्रव को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिक्विड। तो जैसा कि हमने ठोस में पढ़ा कि ठोस का आकार एवं आकृति निश्चित होती है, लेकिन द्रव में क्या होता है? द्रव की आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होते। जैसा कि एक एग्जाम्पल लें, अगर हम पानी को किसी थाली में रखें तो वो थाली का रूप ले लेगी, और अगर उसी हम पानी को गिलास में डाल दें तो वो गिलास का रूप ले लेगी, ठीक है। फिर दूसरा है द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें 1 लीटर पानी को किसी बड़े गिलास में डालें, मतलब बड़े जग में डालें, और अगर 1 लीटर पानी को किसी फैले हुए बर्तन में डालते हैं तो भी उसकी जो आयतन है वो 1 लीटर यानी निश्चित ही रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा है द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का रूप धारण करते हैं। मैंने बता लिया कि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का रूप धारण कर लेती है, चाहे वो लंबा बर्तन हो या तो वो फ्लैट कोई बर्तन हो। फिर चौथा है द्रव में संपीड़ितता ठोस के मुकाबले अधिक होती है। मतलब ठोस जो होते हैं उनमें संपीड़ितता नगण्य होती है, लेकिन द्रव में जो संपीड़ितता होती है वो ठोस के मुकाबले अधिक होती है, ठीक है।
और पांचवा है द्रव दृढ़ नहीं होते। दृढ़ होने का मतलब द्रव कैसे होते हैं, फ्लोई होते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हमारा गैस, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है कि गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते। गैस का जो आयतन है और जो आकार है वो दोनों निश्चित नहीं होते। दूसरा, यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का रूप ले लेता है, ठीक है। फिर तीसरा है इसमें सबसे अधिक संपीड्यता होती है। चौथा, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। और पांचवा है गैस के कणों में सबसे अधिक गति ऊर्जा होती है। जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल ले लें हम कि घर के जो गैस होती है, जो एलपीजी गैस जो होती है वो गैस के रूप में होती है, लेकिन जब हम इसको सिलेंडर में यानी जो 14 किलो का जो सिलेंडर आता है उसमें हम रखते हैं तो पूरी गैस एक छोटे से सिलेंडर में आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का रूप ले लेती है, ठीक है। अब हम ठोस, द्रव और गैस को एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ जो गोले दिख रहे हैं वो क्या हैं, ठोस के अणु हैं। तो जो इनके अणु हैं वो आपस में एकदम चिपके हुए हैं, इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं दिया है। बहुत मतलब अधिक ऊर्जा के साथ ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। द्रव के जो अणु हैं वो ठोस के मुकाबले थोड़े थोड़े दूरी पे होते हैं, ठीक है। और जो गैस के अणु हैं वो एकदम बहुत दूरी पे, इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। आकर्षण बल नहीं होने की वजह से इनके जो अणु हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जो गैस होती है वो बहुत दूरी तक फैल जाती है, ठीक है। तो अणुओं के बीच जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं अंतराण्विक स्थान, ठीक है। अब हमें पढ़ना है पदार्थ में अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कारकों में परिवर्तन करने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। पहला है तापमान में परिवर्तन, दूसरा दाब में परिवर्तन। मतलब तापमान की वजह से और दाब की वजह से परिवर्तन करके हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बर्फ़ को अगर हम पानी को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है। फिर अगर हम बर्फ़ को छोड़ दें बाहर खुले उसमें तो क्या होगा, जो बर्फ़ है वो पिघल कर पानी बन जाती है। फिर पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो गैस में यानी कि वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि अगर द्रव है, एग्जाम्पल ले लिया हमने ठोस का, उसको हम जमाते हैं तो वो किस में बदल जाती है, ठोस में। और अगर ठोस को हम छोड़ देते हैं वातावरण तो संगलन के द्वारा द्रव में बदल जाती है, ठीक है। ठोस को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा वो गैस में बदल जाती है। जो गैस है वो ऊर्ध्वपातन की अवस्था के द्वारा ठोस में बदल जाती है। अब जो गैस है वो संघनन के द्वारा द्रव में बदलती है और जो द्रव है वो वाष्पीकरण के द्वारा गैस में बदल जाती है। जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा है, उसमें संघनन और वाष्पीकरण के द्वारा एक बार बादल बनता है, फिर बादल के बाद होने के बाद बारिश हो जाती है। तो वही एक ये इसमें दिखाया गया है कि द्रव जो है वो ठोस में बदल जाता है, ठोस गैस में। तो ये क्या है, पदार्थ में अवस्था परिवर्तन। पदार्थ में अवस्था परिवर्तन तापमान और दाब में परिवर्तन करने की वजह से होता है, ठीक। अब हमें पढ़ना है पदार्थ में अगर हमें अवस्था परिवर्तन पढ़ा तो ये किन कारणों से पदार्थ में अवस्था परिवर्तन होता है। तो वो क्या है, पहला गलनांक। गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है। तो जो बर्फ़ है वो जिस टेम्परेचर पे पिघल रही है, जो पिघल कर पानी बन जाता है वो क्या होता है, उसका गलनांक। और बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री। अब सेकंड है टॉपिक क्वथनांक। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबलना। तो हम इसको कहते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, मतलब 100 डिग्री पर जो पानी है वो उबलकर वाष्प में या गैस में
परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब दूसरा टॉपिक है विसरण। विसरण का मतलब किसी का आपस में या छोटे छोटे कणों का आपस में मिलना। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। जैसे अगर हमने गोली उसकी ली पोटेशियम परमैंगनेट, यानी जो लाल दवा की गोली होती है, उसको हम जब पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, वो आपस में पानी के अणु और पोटेशियम परमैंगनेट के जो गोली होती है वो आपस में मिल जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, पानी का जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल एक विसरण का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। तो पहला है विसरण की गति तापमान पर निर्भर करती है, दूसरा है तापमान अधिक होने पर विसरण अधिक होता है, या तीसरा तापमान कम होने पर विसरण की गति धीमी हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल अपने हम घरों में देखते हैं। जैसे अगर हम पानी और चीनी को नॉर्मल टेम्परेचर पे मिलाते हैं तो क्या होती है, पानी और चीनी की जो मिलने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होती है। ठीक, फिर अब उस पानी में हम और चीनी डालेंगे तो एक समय के बाद वो चीनी घुलेगी, लेकिन कुछ देर बाद जो चीनी है वो घुलना बंद हो जाएगी। अगर उस पर हम तापमान दे दें या उसको हम गैस पे रख दें और फिर घोलते हैं तो क्या होता है कि वो चीनी वो तेज़ी से घुलने लगती है। तो इसलिए इसमें लिखा जा रहा है कि विसरण की गति जो होती है वो तापमान पर निर्भर करती है। फिर दूसरा है कि तापमान अधिक होने पर विसरण अधिक होगा। जितना ही तेज़ हम गैस की आंच तेज कर देते हैं तो वो जो पानी और चीनी है वो तेज़ी से घुलने लगते हैं, यानी कि सीरे के फॉर्म में आ जाते हैं। और तीसरा है तापमान कम होने पर विसरण की गति धीमी हो जाती है। मतलब जैसे अगर हम तापमान कम कर दिए तो किसी पदार्थ का आपस में मिलने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। अब आता है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या हुआ कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो जो बर्फ़ के जो अणु हैं, यानी जो बर्फ़ का जब हम गलनांक देखते हैं तो वो 0 डिग्री, या जो गला हुआ बर्फ़ है वो 0 डिग्री ही शो करता है। ऐसा इसलिए कि जो बर्फ़ के अणु हैं वो आपस में ठोस में बंधे होते हैं, उसको जो ऊष्मा होती है वो उनको तोड़ने में खर्च हो जाती है। इसलिए बर्फ़ की जो गलने के बाद भी जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 0 डिग्री ही होता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्ध्वपातन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हम अपने घरों में बहुत देखते हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो हम कपूर जलाते हैं, लेकिन कपूर आपने देखा है कभी कि क्या वो गर्म करने पे प्लास्टिक की तरह पिघला, फिर पिघल के गैस बन गया? ऐसा होता है? नहीं होता। कपूर में क्या होता है, जब हम उसको मतलब आग लगाते हैं उसमें, तो कपूर जो है वो धीरे 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 पूरी उड़ जाती है, वहाँ पे कोई निशान नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसको ये एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन को। तो ऊर्ध्वपातन को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे परिवर्तित होना और ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कपूर का दहन और अमोनियम क्लोराइड। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ठोस का द्रव में कन्वर्ट हुए बिना गैस में बदल जाना, या गैस का द्रव में कन्वर्ट हुए बिना ठोस में बदल जाना। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि गैस का बिना द्रव में बदले ठोस में परिवर्तित होना, या ठोस का बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल है कपूर का दहन और दूसरा अमोनियम क्लोराइड। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।